नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की इस वक्त हर तरफ चर्चा है। ये भारतीय इतिहास के ऐसे स्याह अतीत को सामने लाती है जिससे ज्यादातर भारतीय आज तक अनजान थे। फिल्म में 1990 के उस दौर की कहानी दिखाई गई है जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को आतंकियों की दहशत का सामना करना पड़ा था। लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। कश्मीरी पंडित यानी कश्मीर में रहने वाला ब्राह्मण समुदाय, और ये समुदाय शुरुआत से ही घाटी में अल्पसंख्यक था। फिल्म देश और दुनिया में खूब देखी जा रही है। तमाम लोग फिल्म को देखने के बाद बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। इसे लेकर समर्थन और विरोध भी जारी है। लेकिन ये साफ है कि हाल फिलहाल किसी एक फिल्म ने राष्ट्रीय स्तर पर इतनी चर्चा नहीं पाई जितनी द कश्मीर फाइल्स ने पाई है। साथ ही द कश्मीर फाइल्स पर सियासत भी जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म एक वर्ग के खिलाफ भड़काती है। कुछ का कहना है कि आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे जरूरी फिल्म है। वहीं देश के 7 राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। अब तक गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा और उत्तराखंड में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं राजस्थान में बीजेपी के साथ कांग्रेस के विधायक भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। 3 दिनों में फिल्म की कमाई में 325% का उछाल देखने को मिला है। फिल्म की स्क्रीन्स को भी अब 600 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। आखिर क्यों द कश्मीर फाइल्स की इतनी चर्चा है, साथ ही हम समझेंगे कि ऐसा क्या खास है द कश्मीर फाइल्स में और क्यों इसे इस दौर की सबसे जरूरी फिल्म माना जा रहा है। क्या है आखिर ये मुद्दा? इन तमाम पहलुओं पर आज हम मुद्दा आपका में चर्चा करेंगे। और मेरे साथ द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, साथ ही द कश्मीर फाइल्स में एक अहम किरदार निभाने वाली अभिनेत्री पल्लवी जोशी और वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू सिंह मेरे साथ जुड़ी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, संसद टीवी में जुड़ने के लिए। आरती टिक्कू कश्मीरी भी हैं और मैं बता दूं कि जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर बेबाकी से अपनी राय भी रखती आई हैं। शुरुआत में विवेक अग्निहोत्री जी आपसे करूंगी। ये फिल्म लिखते और बनाते हुए समाज को आप जो संदेश देना चाह रहे थे, उसे लेकर अब फिल्म के रिलीज होने के करीब 1 हफ्ते बाद आप क्या कहेंगे? इस फिल्म का जब शुरू हुआ, जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जिसको कहते हैं बीज, कोई भी फिल्म जो होती है वो किसी एक सुर या एक बीज जो उसका सेंटर कोर होता है उसी से शुरू होती है, उसी के अराउंड फिर सारी वो बनती है। तो इसका जो हमारा कोर था वो ये कि जो भी हम कश्मीर के बारे में जानते हैं, जो हमने रिसर्च शुरू किया, पहले हमने आम आदमी से पूछना शुरू किया कि भाई तुम क्या कश्मीर के बारे में जानते हो। उसकी एक साइंटिफिक एक तरीका है उसे करने का, तो उस हिसाब से हमने शुरू किया। तो हमें ये समझ में आया कि कश्मीर के बारे में अमूमन जो आम आदमी जो भी जानता है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल और मीडिया के इंटरप्रिटेशन से जानता है और कोई सोर्स नहीं है। क्योंकि देखिए, कश्मीर की जो किताबें आम आदमी ने पढ़ी नहीं, आम क्या, मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा यानी पढ़े लिखे लोगों ने भी नहीं पढ़ी है। कश्मीर हमने यही सुना है कि भाई फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा, शेख ने क्या किया, पेल्विसाइड का क्या था, धारा 370 क्या क्या था, इतने लोग मर गए थे, जो वहां पे एक एक्सोडस हो गया था, एथनिक क्लेंजिंग हो गई थी। तो हमने कश्मीर में जो जेनोसाइड, अब जेनोसाइड मैं बोलता हूँ उसको, तो लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन पहले उसे एक्सोडस बोलते थे। तो कि भाई वो एक्सोडस का जो वक्त था उसमें खूब लोग मरे और काफी लोगों के साथ रेप हुए, उनकी प्रॉपर्टी जला दी गई, छीन ली गई। ये हमने इन लोगों के बारे में बात बहुत की थी, पर इन लोगों से बात नहीं करी। तो हमने ये निश्चय किया कि हम इस फिल्म का जो ह्यूमन साइड जो है वो लोगों को वो कहानी अगर सुनाए तो कैसा होगा। और उसके चलते हमने फिर सारे जो फर्स्ट जनरेशन कश्मीरी जो जेनोसाइड के पीड़ित लोग थे उनके घर जाके, जहां भी दुनिया भर में थे, किसी भी कॉन्टिनेंट में, वहां जाके उनके इंटरव्यूज किए, इंडिया में किए, रिटायर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उन लोगों के साथ किए, बकाया साहब तब डिविजनल कमिश्नर थे, कोई पुलिस में थे, और उन सब का जोड़ निकाल के हमने जो सबसे ज्यादा कॉमन चीजें थी वो निकाली और फिर जगमोहन साहब से बात करी और उनकी किताब जो है उस पे उसको फिर कोलैबोरेट किया और बनाया। तो हमारा मकसद सिर्फ इंसानी कहानी बताना था और ये बताना था कि जब टेररिज्म किसी सोसाइटी में घुसता है तो वो सिर्फ लोगों को ही नहीं मारता है, बल्कि वहां का सारा कल्चर, डाइवर्सिटी, सबको मार डालता है। और इसीलिए कश्मीर जो है वो हमारे सिविलाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये सोच के हम चले थे, वही सोच के हमने फिल्म बनाई। हर कदम पे, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कास्टिंग हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हम यही कि बात सिर्फ ह्यूमन स्टोरी तक रहे। इसीलिए हमने उसमें यानी विवेक कश्मीरी जी, खाना भी दिखाया है। जो बात आप बता रहे हैं, ये अचानक आया ख्याल नहीं था। नहीं,
अचानक नहीं आया था। देखिए हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी खूब पढ़ते हैं पेपर, तो मुझे भी पता तो था, लेकिन मुझे बस उतना ही पता था जितना जो लोग अभी देख रहे हैं जी। उनको पता था। तो अब देखिए जब फ़िल्म जब रिलीज़ हो गई है, तो जो हम सोच के चले थे कि एक ह्यूमैनिटी की कहानी बताएँ, और एग्ज़ैक्टली वही रिएक्शंस हो रहा है। सारे थिएटर में लोग रो रहे हैं, लोग एक-दूसरे को हग कर रहे हैं। कल मैं एक थिएटर में अचानक चला गया था यहाँ बम्बई में, आप यकीन नहीं करेंगे, पल्लवी जी बार-बार वो बात बोलती रहती हैं कि लोग जो थे, जो नॉन कश्मीरी थे, वो कश्मीरी लोगों को पकड़-पकड़ के हग कर रहे थे, और कश्मीरी पंडित इतना नहीं रो रहे थे जितना ये नॉन कश्मीरी लोग रो रहे थे। तो जो हम सोच के चले थे वही मकसद से फ़िल्म बनी, और वही उसका रिज़ल्ट आ रहा है। इसीलिए ये काफ़ी एक सैटिस्फाइंग प्रोसेस है। बिल्कुल। पल्लवी जी, अब सवाल आपसे है। बहुत कम स्क्रिप्ट ऐसी होती हैं जिनमें 1 सेकंड से लेकर किरदार से लेकर पूरी फ़िल्म में मौजूद किरदार या कहें रोल के लिए इम्पैक्ट डालने के लिए कुछ होता है। पल्लवी कैसे फ़ील करती हैं उन्होंने अपने किरदार को स्थापित किया? इस कहानी के साथ देखिए मैं पहले से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जो सारा रिसर्च हमने किया था 4 साल से इस काम में लगे हैं। तो वो हर पड़ाव मैंने देखा था, हर पड़ाव से मैं सिर्फ वाकिफ़ ही नहीं हूँ बल्कि उसमें शामिल रही हूँ। जो 700 इंटरव्यूज़ हमने लिए, 700 से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से टेस्टिमनीज़ हैं हमारे पास। उन सबके इंटरव्यूज़ हमने किए थे, मैंने और विवेक ने मिलके किए थे। जो सारा हमने रिसर्च किया था, जिन लोगों से, हिस्टोरियन से और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एक्सपर्ट से हमने बातें की थी। तो एक आप देखिए, कोई भी आप इमारत बनने के लिए बनाने के लिए आपको एक-एक ईंट चढ़ानी पड़ती है। हमारा कुछ सफ़र ऐसा ही रहा कि हम एक-एक करके बढ़ते गए, उन इमोशंस के साथ आगे चलते गए, और कहीं न कहीं ये हो गया था कि वो कश्मीरी पंडितों की कहानी नहीं रही, वो हमारे अपनों की कहानी बन गई, हमारी खुद की कहानी बन गई। और कहीं ऐसा लगा कि जो 32 सालों से इनके साथ जो अन्याय हुआ है, और जिस तरह से हमने इनको बिल्कुल अपने दिल-दिमाग से बाहर निकाल दिया है, ये हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और जिसकी हम सबको मिलके इस पूरे समुदाय से क्षमा माँगनी चाहिए। और शायद हमारा एक तरीका था उनसे ये फ़िल्म बनाकर उस पूरे समुदाय से और हमारे भारत के भाई-बहनों से माफ़ी माँगने का। तो जब स्क्रिप्ट हमारे सामने आई, जब विवेक ने बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट उसके ऊपर लिखी, तो मेरा जो किरदार था वो तो बिल्कुल इन कश्मीरी पंडित के खिलाफ जा रहा है उसमें। लेकिन मैंने यही सोच के ये फ़िल्म में काम किया है बतौर अभिनेत्री के, कि ये इंसाफ की जो इनकी लड़ाई है उसमें मैं पूरी तरह से शामिल रहूँगी, और जो दूसरा पक्ष है वो भी इसमें दिखाएँगे, ताकि कल को कोई ये ना कह सके हमको कि एक ही पक्ष आपने दिखाया और आपने दूसरा पक्ष नहीं, हमने 3 पक्ष दिखाए हैं इस फ़िल्म में। और वो तीनों पक्ष उतने ही स्ट्रांगली हमने लाने की कोशिश की है। और इस फ़िल्म की एक खूबी मैं ये समझती हूँ कि पक्ष आपके सामने रखे गए हैं। अब इन तीनों में से देखना क्या है, ये सब व्यूअर्स के डिस्क्रिप्शन पे है। आप जो अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं, वो थॉट पूरा आपका है। और ठीक है। एक चीज़ जो व्यूअर्स इसमें से लेके जा रहे हैं, वो एकजुट है होकर, मतलब हमारे सारे भारतीय एक हो रहे हैं फाइनली, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की कि हम लोग डाइवर्स हैं, और इतनी सारी हम रिलिजन्स और कास्ट, हम सब लोग एक साथ एक भारत में रहते हैं। थिएटर में भी वही फीलिंग आती है, सब लोग एक हो जाते हैं। और इसीलिए देखिए भारत के बाहर भी फ़िल्म ख़त्म होने पर वंदे मातरम गाया जा रहा है, जनगण मन गाया जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वो उनके अंदर की भारतीयता को कहीं पे प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है। आरती टिक्कू, आपका रिएक्शन एक कश्मीरी के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, और जो तमाम तरह के एक तरह का समर्थन और एक तरह का विरोध इस फिल्म के बाद से जारी है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे तो 22 साल हो गए ये लिखते हुए, ये बोलते हुए, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे पूरे समुदाय के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो लीडर थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने 1990 में वो सड़कों पे आके उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त का जो मीडिया था, और आपको याद होगा कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारे मीडिया चैनल्स बने, और
उनका जो रवैया था हमारे नरसंहार को लेकर, हमारे जनसंहार को लेकर, उनका रवैया बिल्कुल वो था, इनसेंसिटिव था। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि सिर्फ ना ही तो उन्होंने छिपाया, पर वाइट वॉशिंग की, शुगर कोटिंग की, और ये कहने की कोशिश की कि हमारे साथ जनसंहार हुआ ही नहीं। तो हम कई सारे लोग जो मेरे समुदाय के हैं वो मर गए, उनका जीवन जो है ख़त्म हो गया इस संघर्ष में, ये बोलते बोलते कि हमारे साथ जो हुआ है उसकी कहीं तो सुनवाई हो। अब फाइनली मुझे लगता है कि ये जो संघर्ष पिछले 32 साल का था, वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो विवेक अग्निहोत्री जी शायद इन पे ही कॉस्मोस ने, पूरी दुनिया ने इनको ब्लेस किया है, और इनके द्वारा ये हमारी कहानी वो ले आए हैं, ग्लोबल स्टेज पे लाया है, इंडिया के स्टेज पे लाए हैं। और उन बुद्धिजीवियों को, और जो सिनेमा के लोग थे, लिटरेचर के लोग थे, जर्नलिस्ट लोग थे, उन सबको फाइनली उनको मिरर दिखाया, उनको शीशा दिखाया कि ये आप लोगों ने किया है। ये झूठ जो आपने पिछले 32 साल में लगातार बोलते गए कि उसमें आरती टिक्कू जो है वो अप्रेसर थी और कश्मीरी मुस्लिम जो था वो विक्टिम है, इंडिया जो है वो ऑक्यूपायर था कश्मीर में, और पाकिस्तान जो था वो विक्टिम था कश्मीर में। ये सारे झूठ का जो पर्दाफाश विवेक जी ने किया, मैं बहुत वाकई पूरे समुदाय की तरफ से भी मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं पल्लवी जी को भी बहुत बहुत मेरे मन से, वाकई मन से उनके लिए थैंक यू। और उनकी पूरी टीम, कश्मीर फाइल्स की टीम, वो अनुपम जी हो, वो दर्शन कुमार हो, वो भाषा सुमली हो, जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार निभाए, वो वाकई हमारे साथ जो हुआ, मेरे माँ बाप के साथ हुआ, मेरी फैमिली के साथ हुआ, मेरी कम्युनिटी के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, वो उन्होंने बहुत खूबी के साथ दर्शाया। ठीक है। इस बीच विवेक जी, ये कहा जाता है कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना होती हैं, लेकिन जो लोग इस फिल्म में दिखाई गई कड़वी सच्चाई के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या मकसद लगता है आपको? क्या वो फिल्म को सच से परे बताने की कोशिश कर रहे हैं, या ये लोग कश्मीरी पंडितों के साथ हुए सच को ही झुठलाना चाह रहे हैं? देखिए, ये सवाल आप वाजिब भी है, लेकिन इसका मैं जवाब भी इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आम आदमी जब समझ रहा है क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं, ये क्या फेसलेस लोग हैं या हम उन्हें जानते हैं? तो फेसलेस है तो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बॉट्स करते हैं ये। लेकिन अगर इनके फेसेस हैं तो जरा इन फेसेस को ध्यान से स्टडी अगर आप करके देखेंगे तो ये इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं, उसके साथ सिंपैथी रखते हैं, और जो लोग इनकी प्रो टेररिज्म आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करता है उस आदमी को ये लोग कुछ भी बोलते हैं, लेबल करते हैं, गंदे गंदे उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो डिस्क्रेडिट करते हैं, क्रेडिबिलिटी हटाते हैं। तो ये तो उसी टेरर ग्रुप का सॉफ्ट पावर है। जैसे एक नेशन का सॉफ्ट पावर होता है, ऐसे ही जो ये टेररिज्म नाम की एक इंडस्ट्री है, जो ये टेररिज्म जो बंदूक लेके करते हैं जो लोग, वो उनका तो सॉफ्ट पावर है। मतलब जो उनके हिस्टोरियंस हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं या मीडिया में या बॉलीवुड में, वही लोग ये बात कर रहे हैं। आप मुझे कोई एक भी पूरे विश्व में ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो कि प्रो टेररिज्म आइडियोलॉजी से वो नहीं रखता हो वाक्य, और उसके बावजूद भी इस फिल्म के बारे में एक शब्द बोलता। ज्यूज, ब्लैक्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, नेपालीज, सीरियंस, यज़दीज, अफगानी मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स बहुत कम तादाद में, लेकिन यस दे डू, मुस्लिम्स फ्रॉम सिंगापुर, सॉरी फ्रॉम थाईलैंड, ये सब लोग, एंड मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान। आप देखिए, दिस इज द मोस्ट रिव्यूड फिल्म, और इसके ज्यादा से ज्यादा जो रिव्यूज है वो पाकिस्तानी लोगों ने किए। वो भी जेनोसाइड वर्ड यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें शर्म आ रही है कि ऐसा कैसे हो गया, और इसके कारण हमारी पूरी की पूरी कौम बदनाम हो रही है। हम कश्मीरी भाइयों, हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। जो भी इंसान ह्यूमन है, जिसके अंदर जरा सी भी एन आयोट ऑफ ह्यूमैनिटी है, वो आदमी रो रहा है। कश्मीर, जैसे मैंने बताया, वो लोगों को हक कर रहा है, उसके बारे में लिख रहा है, उसके बारे में रिसर्च कर रहा है, कॉन्वर्स कर रहा है, अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा है। लेकिन जो आदमी टेरर और टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो इसके ऊपर तरह तरह के क्वेश्चन मार्क्स लगा रहा है और डाउट क्रिएट कर रहा है। ठीक है। पल्लवी जी,
अगर हम देखें तो सवाल ये भी उठ रहा है कि इस वक्त ये फिल्म क्यों, इससे पहले किसी ने इस टॉपिक पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई, या आपको क्या ये लग रहा है कि भारतीय सिनेमा का जो दर्शक है वो अब कहीं ना कहीं मैच्योर हो गया है और उसे खालिस मनोरंजन ही नहीं, कंटेंट भी चाहिए अब? दो चीजें इसमें, एक तो हाँ, ये नया भारत का नया दर्शक है और ये भारत से जुड़ी जो कहानियां हैं उसको देखना पसंद करते हैं, उसके बारे में सुनना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताती हूँ कि अगर इससे पहले भी अगर ये फिल्म आती, मान लीजिए इस फिल्म को 32 साल नहीं लगते, जब हम जवान थे, 25-30 साल की उम्र के थे, तब ये फिल्म आती तो शायद हम भी उस फिल्म को इसी तरह रिएक्ट करते जैसे आज का युवक कर रहा है। क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम सब अपने देश से जुड़े हुए हैं। तो हमारे देश में अगर इतनी बड़ी चीज अगर कुछ हो जाती है और उसके बारे में कोई फिल्म बनती है जो हमें बताती है कि सच्चाई क्या है, तो हर भारतीय उसके साथ जुड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर चाहे वो आज से 20 साल पहले बनी हो या आज बनी हो या आज के 10 साल बाद बनी हो। और ये टाइमिंग फिल्म का 32 साल बाद क्यों, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आप देखिए हॉलोकॉस्ट की जो फिल्में हैं और नाजीज के ऊपर की जो फिल्में हैं वो तो बिल्कुल साउंड ऑफ म्यूजिक से चलती आ रही हैं, उसमें भी वही रेफरेंस है। वहां से लेके अभी तक आप बिल्कुल पियानिस्ट बनी, शिंडलर्स लिस्ट बनी, बॉय इन पजामास बनी है, अभी तक बनती आ रही है, लाइफ इज ब्यूटीफुल बनी है। तो इसकी कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं होती कि अगर ये इंसिडेंट इस दौरान हुआ है तो उसके बाद के सिर्फ 5 वर्षों में ही आपको ये फिल्म बनानी, ऐसा नहीं है। जब भी जो भी आदमी इस फिल्म मतलब किसी भी विषय को लेके कुछ अपनी कहानी बताना चाहता है, उसका कुछ सत्य बताना चाह रहा है, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। आरती टिको, इसमें एक बहुत अहम पहलू है जो पत्रकारों को लेकर दिखाया गया है फिल्म में, और कहा गया है कि पत्रकारों ने जो अपना किरदार था वो सही से अदा नहीं किया, जो रोल उनका रहा है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहा है। क्या एक तरह से सिचुएशन थी उस वक्त जर्नलिस्ट ने जो झेली, जो आप समझ पाई बाकी लोगों से बात करके, क्या स्थिति थी? देखिए, पहले तो जब ये इस्लामिक जिहाद जो है इसने अपना रूप दिखाया कश्मीर में 1987 के बाद ही, तो उस वक्त आपको, आपके दर्शकों को बता दूं कि उस वक्त सबसे ज़्यादा जो पत्रकारिता में लोग थे कश्मीर में वो कश्मीरी हिंदू थे। तो टारगेट जो हुए, शुरुआत में ही जो टारगेट हुए लोग जो सिनेमा से जुड़े हुए थे या पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, कश्मीरी हिंदू टारगेट हुए। उसमें दूरदर्शन के डायरेक्टर जो है वो भी टारगेट हुए। उसमें दूरदर्शन पे कई सारे अटैक्स भी हुए। इनफैक्ट फतवे निकलते थे उस वक्त कि ये प्रोग्राम्स मत दिखाइए, इंडिया का वर्जन मत दिखाइए। ये जो ब्लैंकेट बैन की आजकल बात करते हैं ना हम पूरे विश्व में, अभी जैसे अमेरिका ने रशियन टीवी को बैन कर दिया, तो दूसरा वर्जन जो है, जो ग्राउंड का वर्जन है वो दिखाना ही नहीं चाहते थे। और वो देखिए कि सरकार जो है, सरकार भी एक प्रेशर में, उस वक्त की सरकार, पहले फारूक अब्दुल्ला की सरकार जो थी, जिनका अलायंस राजीव गांधी जी के साथ था सेंटर में, तो उन लोगों ने भी धीरे धीरे जो है स्टेट की जो रिट होती है उसको सरेंडर कर दिया। और जो नैरेटिव जो था, मतलब नैरेटिव जो उन्होंने क्रिएट किया, वो आतंकवादियों का नैरेटिव क्रिएट किया। फारूक अब्दुल्ला जी का जो नैरेटिव बना ऑटोनॉमी को लेकर, या ये कहा कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है, इस पे बात होनी चाहिए, तो वो किन का नैरेटिव सपोर्ट कर रहे थे? वो आतंकवादियों का ही नैरेटिव सपोर्ट कर रहे थे। तो इस बीच से क्या निकलता है कि सेंटर में जो लोग हैं, वीपी सिंह की सरकार थी, पहले राजीव गांधी जी की सरकार थी, वो लोग भी वही नैरेटिव लेकर वो चले, और वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आता था प्राइवेट मीडिया को, तो वही प्राइवेट मीडिया ने वो उसमें नैरेटिव बनाया। लेकिन मैं कहूँगी कि कुछ चंद जर्नलिस्ट और चंद फिल्म मेकर्स उस वक्त भी थे जिन्होंने सच नहीं छोड़ा, जिन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा, जो सच के लिए उठे। उसमें अशोक पंडित जी है, कश्मीरी पंडित समुदाय के एक फिल्म मेकर, जिन्होंने पहली मूवी, शायद पहली डॉक्यूमेंट्री जो बनाई, एंड द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट, जिन्होंने दिखाया कि पंडित कैंप्स में जो जम्मू में थे,
हम लोग, मेरी फैमिली कैंप में थी, मेरी आधी फैमिली हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में थे, तो वो सारा उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया। उसी तरह मनोज रघुवंशी, आपको याद होगा कि न्यूज़ ट्रैक के उस टाइम पे थे, उन्होंने दिखाया, दूरदर्शन पे दिखाते थे वो कि क्या हो रहा है आतंकवाद, और आतंकवादियों के उन्होंने इंटरव्यू भी किए। अनिल महेश्वरी थे और डेविड देवदास, उन्होंने एक बहुत अहम किताब लिखी। वो भी उन लोगों ने ये कुछ, लेकिन ये कुछ ही थे, जो लार्जर मीडिया था, जो बहुत बड़ा जो फिल्म मेकिंग का जो इंडस्ट्री थी और जो मीडिया की जो इंडस्ट्री थी, इनका आपस का जो साठ-गांठ थी, जो कोलैबोरेशन थी, ये इनकी कोलैबोरेशन राजीव गांधी जी के साथ थी, गांधी फैमिली के साथ थी, इनकी कोलैबोरेशन फारूक अब्दुल्ला की फैमिली के साथ थी, इनकी कोलैबोरेशन वीपी सिंह सरकार के साथ थी। और उस वक्त ये इन्होंने पाकिस्तान का नैरेटिव, इस्लामिक जिहाद का नैरेटिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली चलाया। तो ये उस वक्त की कहानी है। लेकिन मैं कहूँगी कि देखिए 30-32 साल में मीडिया ने जितना नुकसान किया कश्मीरी पंडितों का, मुझे नहीं लगता है कि किसी और ने नहीं किया होगा। बरखा दत्त जैसे, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहना चाहती हूँ आपके ऑडियंस को कि उन्होंने तो कहा कि कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा क्योंकि हम एलीट थे। पॉइंट समझ में आ गया, आपका पॉइंट आ गया आपका समझ में। मैं फिलहाल अभी एक रिएक्शन विवेक जी से लेना चाहूँगी। विवेक जी, क्योंकि जब फिल्म बनाई जाती है तो एक समय की लिमिट होती है, आपको 3 घंटे में जो कहानी है वो समेटनी है, और जिस तरह से आपने और पल्लवी जी ने बताया कि कितना रिसर्च और इसके पीछे कितना काम किया गया, क्या कोई ऐसे पहलू हैं जो आपको लगता है जो छूट गए हों या शामिल करना आप चाह रहे थे लेकिन समय की वजह से नहीं हो पाया? या फिर एक बात ये भी जो लगातार कही जा रही है कि बहुत विभत्स चेहरा दिखाया गया है, लेकिन आपने तमाम प्लेटफॉर्म पर ये बात कही है कि सच्चाई इससे भी ज्यादा कड़वी थी, लेकिन आपने उसको बहुत कम करके दिखाया है। तो इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको ईमानदारी से ही, दिल से इसका जवाब दूंगा। देखिए, फिल्म बनाने के पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं सोचा जाता है, ये भी सोचा जाता है कि आपकी फिल्म का मकसद क्या है। क्या आप बॉक्स ऑफिस के लिए बना रहे हैं या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसी बात जिसमें आप ये भी इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म डूब भी गई तो कोई बात नहीं, आगे किसी और फिल्म से कर लेंगे, लेकिन इसका मकसद एक ऐसा है। तो अगर आप देखें, एक शिंडलर्स लिस्ट फिल्म आई थी स्टीवन स्पीलबर्ग की, जो कि होलोकॉस्ट के ऊपर थी। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में बनाई थी वो फिल्म, और उस जमाने में कलर का बड़ा चलन था और ब्लैक एंड व्हाइट में कोई बनाता नहीं था, पर उनने इसलिए बनाई थी क्योंकि उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा कलर में जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो कहीं हो जाए। तो जैसे हमने भी जब ये सोचा था तो हमारे लिए एक पूरा मिशन था ये। हमारी, सबको लग रहा है फिल्म बन गई, कहानी खत्म है, हमारी थी शुरुआत। ये तो पहला स्टेप है जो हमने किया। हमारा इतना ज्यादा रिसर्च हमारे पास जब हो गया तो हमको समझना है इसके बहुत सारे, एक पहलू नहीं, इसके बहुत सारे पहलू। और सबसे बड़ी गलती जो हम अभी तक करते हैं, सारे पहलुओं को खिचड़ी की तरह मिक्स कर देते हैं, तो आदमी कहीं फोकस नहीं कर पाता आखिर ये कहानी है क्या, कश्मीर का मुद्दा है क्या। तो अब जैसे इसका एक पॉलिटिकल पहलू भी है, इसका एक सोशल पहलू भी है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका रिलीजियस पहलू भी है, तो इसका एक फाइनेंशियल पहलू भी है कि कैसे टेररिज्म एक व्यवसाय बन गया है, और दूसरा कश्मीर की इकोनॉमी, दोनों कैसे जुड़े एक दूसरे के साथ। पर हमको लगा अब फिर 7 एक्सोडस की कहानी है, इतनी लंबी 7 एक्सोडस की कहानी है, फिर एक पूरे वहां की जो संस्कृति और सभ्यता जो भारत का वाकई में अगर देखा जाए तो कॉन्शियसनेस जो भारत की है वो पूरी कश्मीर से आती है। उसकी अपनी एक कहानी है, शिव की सरस। तो हमें लगा एक फिल्म में अगर हम इतनी सारी बातें करेंगे तो हम भी वही गलती करेंगे जो सब लोग करते हैं। मैं चाहता था जन जनार्दन तक बात, मैंने एलीट्स के लिए फिल्म नहीं बनाई, मैंने इंटेलेक्चुअल्स के लिए, एलीट्स के लिए, टीवी डिबेट्स के लिए, इनके लिए बनाई ही नहीं है। हमने ये पहले तय कर लिया था कि हम किसके लिए नहीं बना रहे हैं और हम किसके लिए बना रहे हैं। हम बना रहे थे वो जो पान वाला है, जो एक रिक्शा वाला है, वो हमेशा बोलता है कि भाई साहब ये कश्मीर का मसला क्या है। हम उसके लिए बना रहे थे जो एक जवान लड़का है, कॉलेज में जाता है, तो जिसको कुछ पता नहीं, तो तंग आके कह देता है अरे हटाओ ना यार, कश्मीर को भारत से हटा के फेंक दो, झंझट तो खत्म। वो इसलिए कहता है कि होपलेसनेस सी आ गई है सोसाइटी में। ऐसा लगने लगा इसका कोई पहले तो लोगों से यही नहीं पता समस्या क्या है, और अगर लगता है समस्या है तो इसका समाधान। तो जो ये होपलेसनेस है, इसको हटाने के लिए, इसीलिए अगर आपने फिल्म देखी है तो आप देखेंगे ये होप के ऊपर उसमें एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स है फिल्म। एक बार पल्लवी उसके बारे में बोलती है, जो जिसे मैं बहुत एग्री करता हूँ उस थ्योरी से, जो पल्लवी बोलती है
दूसरी एक है अनुपम खेर की थ्योरी है होप को लेके, वो बताते हैं अपने बेटे को होप क्या होता है। और तीसरी एक मिठुन चक्रवर्ती की, वो बताते हैं होप क्या है। तो ये हमने 3 तरह से उसमें होप के 3 इंटरप्रिटेशंस बताए। ये फिल्म होप के बारे में है, ये फिल्म ह्यूमैनिटी के बारे में है, ये ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में है। इसका मकसद सिर्फ ये कि भारत का जन जन जनार्दन, विश्व में कोई भी देखे, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे टीचर हो, वो इस पीड़ा से जुड़े और समझे कि इस पीड़ा से इंडिफरेंट होने का क्या नतीजा होता है। और इसीलिए सारे भारतवासी, विश्व के सारे लोग जो देख रहे हैं, वो फूट फूट के इसलिए रोते हैं क्योंकि उनको एक बात समझ में आ जाती है कि हमने इसके लिए कुछ किया क्यों नहीं जब ह्यूमैनिटी का नाश हो रहा था। ठीक है, ठीक है पल्लवी, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन है, समय की भी कमी है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही अगर हम देखें तो इस फिल्म के बाद बॉलीवुड या कहें भारतीय सिनेमा से 2 तरह के रिएक्शन आए हैं, एक फेवर में है, एक अगेंस्ट में है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर हाल फिलहाल के सालों में देखें तो क्या वाकई अब सिनेमा को ओवरऑल देखा जाए तो वो भी 2 धड़ों में बट गया है, और अगर हाँ तो ये क्या अच्छा है या बुरा है? बटना शायद ये गलत शब्द प्रयोग होगा। ठीक है। 2 पहलू इसके जरूर हो गए हैं, 2 वर्जन्स हो गए हैं, और किसी भी बात के अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू होना तो बहुत ही हेल्दी चीज होती है। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमेशा सामने आने चाहिए। तो सबको आज़ादी है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको अपने एक्सप्रेशंस लोगों तक पहुंचाने की आज़ादी है। हमने तो आज तक किसी को रोका नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपनी तरह की फिल्म बनाने में। उनको अगर हमारी फिल्म नहीं अच्छी लगती तो हमारा ऐसा कोई मतलब ये जोर जबरदस्ती भी नहीं है कि नहीं आप आइए, आपको हमारी फिल्म को अच्छा कहना ही है। हर आदमी की अपनी पसंद होती है, तो अगर उनको हमारी फिल्म पसंद नहीं आती तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बट नहीं गई है इंडस्ट्री मेरे हिसाब से 2 राय में। ये हमेशा से होता रहा है, कुछ लोगों को कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती। ठीक है। और ये सबका अपना इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। ठीक है, ठीक है पल्लवी। आरती टिक्कू, आखिरी में आपसे 2 मसले हैं, उनमें छोटा छोटा सा कमेंट चाहूंगी। आप इंटरनेशनल अफेयर्स में मास्टर्स हैं। अनुच्छेद 370 हटा तो एक तरह से हम कहें कि सरकार ने जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने जिस तरह से कश्मीर को दिखाया, एक तरह से हम ये देखें कि ये हिम्मत उस वक्त क्यों नहीं की एक तरह से सामने आई थी। ह्यूमन राइट्स की बातें उस समय चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर क्यों नहीं इतनी बेबाकी से उठी। और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है जो कश्मीरी पंडित जो हाल फिलहाल में वापस गए हैं या जाएंगे, उनकी मदद के लिए बहुसंख्यकों का साथ अब मिल रहा है या मिलेगा? देखिए, एक तो जो 370 का जो अनुच्छेद है, जब 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नलिफाई किया, बहुत कम पत्रकार थे, उनमें से मैं थी। इनफैक्ट शायद उस वक्त में टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, और मैंने बहुत खुल के लिखा था उस वक्त भी, और मैं लगातार कंसिस्टेंटली लिखती आ रही हूँ। पर सबसे बड़ी बात जो है कि मैं अमेरिका यूएस कांग्रेस में जाके मैंने वहाँ एज एन आई विटनेस मैंने वहाँ अपनी टेस्टिमनी दी, और ये सारे विश्व के सामने मैंने अमेरिका को बोला कि वेस्टर्न मीडिया जो है, वेस्टर्न प्रेस जो है, उनका बायस्ड व्यू है, उनका प्रेजुडिस्ड व्यू है, और वो पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहे हैं कश्मीर पे। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, पूरा डिस्टॉर्टेड नैरेटिव चलाया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकार नहीं है। मैं आपके सामने एक जीता जागता सबूत हूँ कि मैंने भारत की आवाज़ उठाई, मैंने अपने समुदाय की आवाज़ उठाई, और मैंने उन मुसलमानों की भी आवाज़ उठाई जो दहशत के, पाकिस्तानी दहशत के और इस्लामिक जिहाद के जो विक्टिम्स हैं। दूसरी बात, आपने कहा कश्मीरी पंडित्स के बारे में। देखिए, कश्मीरी पंडित्स का जो रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन होना है, उससे पहले सरकार को कहीं ना कहीं ये जो विवेक जी ने दिखाया है इस मूवी में, जो हमारा जनसंहार हुआ है, जो हमारा नरसंहार हुआ है, उसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार को एक एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये बोलना पड़ेगा कि ये हुआ है। अभी तक सिर्फ आरती टिक्कू या विवेक अग्निहोत्री या कई और जर्नलिस्ट या फिल्म मेकर्स है, सिर्फ यही बोलेंगे, सिविल सोसाइटी बोलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये जेनोसाइड हुआ। दूसरी बात, रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार को बहुत बड़े
कदम उठाने पड़ेंगे। उसमें इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, कल्चरल सिक्योरिटी है, रेस्टोरेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज जो है, जो तबाही मची कश्मीरी पंडित समुदाय के कल्चर की और रिलीजन की, उसको रेस्टोर करना पड़ेगा। उसके बिल्कुल, ये बाद तमाम पहलू हैं जिन पर ध्यान देना होगा। समय यही पूरा हो गया। आरती टिक्कू आपका, विवेक अग्निहोत्री आपका और पल्लवी जोशी आपका, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर द कश्मीर फाइल समाज को ये बताने में कामयाब हो रही है कि आखिर हमारे देश का ये कड़वा सच था। साथ ही ये सवाल भी इस फिल्म को देखने के बाद उठ रहा है कि इस पहलू को दिखाने की पहले किसी फिल्मकार ने हिम्मत क्यों नहीं की। इतना ही नहीं, इस फिल्म के बाद उन लोगों के चेहरे भी एक बार फिर से एक तरह से बेनकाब हो रहे हैं जो धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता की आड़ में अपना हित साधते आए हैं। लेकिन समाज के लोगों के इस फिल्म के लिए मिल रहे प्यार और समर्थन ने साबित कर दिया है कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।